हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क जो एग्ज़ाम लाइंड अप है बैंकिंग के। अगस्त से स्टार्ट है एग्ज़ाम्स। उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन से सेक्शन में से, कौन से टॉपिक में से, कौन से क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो रीजनिंग की बात हो रही है तो रीजनिंग में पजल्स कितने आते हैं, इनइक्वालिटीज़ कितने आती है, सिलोजिज्म कितना आता है, मिसलेनियस कितना आता है, उस सब के बारे में बात करूँगा। जो एवरेज रहता है, जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि यही एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो रहे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करके मैंने ये रेडी किया है कि क्या चांसेस हैं कि इतने तो आते ही आते हैं, क्या पैटर्न ये आरआरबी फॉलो करता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैं अभी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल के लिए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को इस बारे में वीडियोस बना बना के देता रहूँ। ठीक है, खासकर जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको हेल्प हो जाए, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। ठीक है, चलो अब पहले बात करेंगे आरआरबी क्लर्क की। देखो, आरआरबी क्लर्क में रीजनिंग में अगर हम पहले बात करें तो रीजनिंग में सिलोजिज्म और इनइक्वालिटीज़ मिला के 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभार ये 4-4 भी हो जाते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन भी होते हैं इनमें से टोटल कभी कभार, बट ज़्यादातर चांसेस में 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मिसलेनियस की बात करें, मिसलेनियस में से 15 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब 15 से 20 इसलिए क्योंकि कभी कभार 15 जब होते हैं तब पजल्स 3 आते हैं, कभी कभार 20 मिसलेनियस होते हैं तो पजल्स में से एक क्वेश्चन कम कर देते हैं और पजल्स में से 10 क्वेश्चन बनते हैं। 10 क्वेश्चन यानी 2 पजल्स। ठीक है, मैं बीच बीच में नीचे देख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना नोट्स बना रखे हैं, वो जो मैंने प्रीवियस ईयर का पूरा कोलाज बना रखा है, टेबल सॉरी। और पजल्स में से 15 क्वेश्चन बनते हैं, यानी 3 पजल आती है, पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट। और एक चीज़ ध्यान रखना, आरआरबी क्लर्क की बात हो रही है, इजी एग्जाम है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं, तो पजल टफ नहीं आते हैं। कुछ लोग अपने दिमाग में बना लेते हैं कि पजल है तो टाइम ही लगेगा, टाइम लगेगा ही लगेगा, बट ऐसा नहीं है। आरआरबी क्लर्क में बहुत ईजी पजल्स आते हैं, 1.5 मिनट, 1 मिनट 45 सेकेंड में भी बन जाते हैं पजल। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से करना है। टेंशन कौन से में लेनी है, मतलब मेहनत ज़्यादा किस में लेनी है, करनी है, वो है नेक्स्ट सेक्शन। अब बात करेंगे क्वांट सेक्शन, जिसे मैथ सेक्शन भी बोलते हैं, क्वांट सेक्शन बोलते हैं, जो भी है। स्पीड मैथ की पहले बात करेंगे, जो सबका फेवरेट होता है, जो सब लोग करते हैं। ठीक है, वो है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज। देखो, स्पीड मैथ में से ना इन तीनों टॉपिक को मिला के कभी कभार 20 क्वेश्चन भी होते हैं, मतलब ज़्यादातर 20 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार 25 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, मूड के ऊपर है उनका ऑब्वियसली। सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन होते ही होते हैं। सिंप्लीफिकेशन में कभी कभार 15 क्वेश्चन भी हो जाते हैं और 20 क्वेश्चन भी होते हैं। ओ सॉरी, 20 नहीं, 15 भी होते हैं, कभी कभार 10 भी होते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन होते ही होते हैं, ऐसे लिख के दे रहा हूँ मैं, नहीं लिख के तो नहीं दे रहा हूँ, बट 5 क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक चीज़ दे देते हैं और सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा दे देते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लिख मत लेना मेरे नाम पे। ठीक है ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये लोग हर टाइप की स्पीड मैथ्स दे देते हैं ताकि थोड़े से फ्री में नंबर चले जाए। ठीक है, ताकि बच्चा थोड़ा सा खुश हो जाए, ठीक है, मोटिवेट हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को। डीआई में 2 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। ठीक है, 2 क्वेश्चन 5-5 यानी 10। डीआई बहुत ईजी होती है, डीआई कहलाने लायक नहीं होती है, वो सिंप्लीफिकेशन होती है एक्चुअली में, देख के भी कर दोगे, मतलब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, इतनी स्मूथ कैलकुलेशन होती है उसमें। अब आते हैं जो एग्ज़ाम डिसाइडर होता है, जो कट ऑफ डिसाइडर होता है, या जो, समझ रहे हो, सुन लो, अर्थमेटिक होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, कितने का होता है, 10 मार्क्स का। ये जो 10 नंबर होते हैं ना, यही डिसाइड करते हैं, क्योंकि कट ऑफ 70 नहीं जाती। अगर 70 जाती ना तो लोग अर्थमेटिक बिना पढ़े भी निकाल लेते। एग्ज़ाम की कट ऑफ जाती है 70 से थोड़ी ऊपर, यानी 75, कभी कभार 76, 77, 78 भी जाती है। ठीक है, तो अर्थमेटिक में अपनी पकड़ अच्छी कर लेना, क्योंकि अर्थमेटिक से ना बहुत लोग डरते हैं और यहीं से कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं वो। ठीक है, ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको किसी एक चीज़ को बढ़िया कर लो, इसी एक चीज़ को बढ़िया कर लो और कोई टॉपिक छोड़ दो। इसमें कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, अर्थमेटिक करनी ही करनी है, तो इस पे अटेंशन ज़रूर डालना। बहुत लोग नहीं डालते हैं, वो लोग कंपटीशन में नहीं होते हैं, पर तुम अगर कंपटीशन में चाहते हो तो अर्थमेटिक कर लेना, अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत ईजी अर्थमेटिक आती है, ऐसे कुछ टफ नहीं आती है, बट कर लेना। अब मैं बताता हूँ क्या वो होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है,
कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं अटेम्प्ट करना है। ऐसे मैं सोच रहा था इसके लिए अलग वीडियो बना दूं, बट क्यों इतनी सारी वीडियो रखना। अटेम्प्ट्स इसमें आरआरबी क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो मैं करता हूं मॉक टेस्ट में और रियल एग्जाम में जो मैं करने वाला हूं वो मैं करूंगा। मैंने भी फॉर्म भर दिया है। मैं जो करूंगा सबसे पहले स्पीड, इसमें सेक्शन के इधर उधर जा सकते हैं, रीजनिंग करते हुए बीच में मैथ्स में भी जा सकते हैं, मैथ्स से फिर रीजनिंग भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइंड टाइमिंग भी होती है 45 मिनट की। 45 मिनट 80 क्वेश्चन इनफ होते हैं, ठीक है। स्पीड मैथ्स में पहले निपटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं स्पीड मैथ्स करता हूँ, 20 में से 20 या 25 नंबर आ जाते हैं आराम से। उसके बाद मैं करता हूँ सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी। कहने का मतलब ये है जिसमें कम टाइम लगता है उसको सबसे पहले करना चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि चलो भाई बढ़िया चल रहा है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद करना चालू करता हूँ डीआई, क्योंकि डीआई भी बहुत ईजी होती है। फिर मैं डीआई कर लेता हूँ। डीआई के बाद मैं मिसलेनियस करता हूँ। फिर मिसलेनियस के बाद मैं पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट करता हूँ। और उसके बाद मैं लास्ट में अर्थमेटिक करता हूँ। तो ये मेरा तरीका है। बाकी आप लोग अपने तरीके बनाते रहा करो। कैसे बनाना है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है आपको एग्जाम के लिए रेडी करने के लिए, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट अपने पास जरूर रखना। स्टडी मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। बैंकिंग इंडस्ट्री जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, उसमें स्टडी मटेरियल की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। जितना फ्री सोर्सेज है ना वही इनफ है। बस यहाँ पे तुम्हें स्पीड चाहिए होती है। और स्पीड कैसे आती है? बार बार प्रैक्टिस करके। बढ़िया बहुत बढ़िया वो लेने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं हम, कोचिंग, ठीक है। अब बात करते हैं आरआरबी पीओ की। 45 मिनट 80 क्वेश्चन इसमें भी सेक्शन में से जंप कर सकते हैं, ठीक है। पहले बात करेंगे रीजनिंग की। देखो ये थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है। इसमें कट ऑफ 60 के करीब रहती है, 60-65 के करीब रहती है। तो इसका थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है। डरना नहीं है, इतना टफ भी नहीं होता है। देखो इसमें पजल में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं 4 क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभार 3 पजल भी होते हैं, कभी कभार 4 पजल भी होते हैं, ठीक है। सिलोजिज्म में से 5, इनइक्वालिटीज में से 5, कभी कभार 4-4 भी दे देते हैं, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें 4-4 थे। तो यू नेवर नो। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी एक में देखा था उसमें 6-6 थे। तो कुछ भी हो रहा है। बट इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि हम देंगे जरूर भाई, ठीक है। और मिसलेनियस में कभी कभार 10 आ जाते हैं, कभी कभार 15 आ जाते हैं। तो मिसलेनियस के लिए भी रेडी रहना, ठीक है। मेनली रीजनिंग में पजल्स के लिए अच्छे से रेडी होना था, बाकी सब तो सभी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रिपरेशन से। अब बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्पीड मैथ्स में जो भी आता है क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। इसमें अप्रोक्सीमेशन भी आ जाता है क्योंकि ये है पीओ, ठीक है। इसमें भी 15 नंबर आ ही जाते हैं स्पीड मैथ्स के। कभी कभार 10 भी होते हैं, बट वो बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि अगर 10 ही रख देंगे तो बच्चों के मार्क्स कम हो जाएंगे और कट ऑफ और कम चली जाएगी। तो इसलिए 15 रख देते हैं वो लोग, ठीक है। स्पीड मैथ्स के हो गए 15 क्वेश्चन। डीआई में से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, इतनी टफ डीआई नहीं होती। ज्यादातर 2 इजी डीआई होती है, एक टफ होती है। और वो एक टफ पता है कौन सी होती है? कैसलेट जो आने लगी है आजकल। पहले प्रीलिम्स में कैसलेट नहीं आती थी। कैसलेट समझ रहे हो? पैराग्राफ दे रखा होता है, उसमें 1-2 नंबर दे रखे होते हैं, फिर हमें उसको टेबल में अरेंज करना होता है, फिर उसे सॉल्व करना होता है। तो ये टाइम टेकिंग है। तो वो ज़्यादातर 1 दे देते हैं और इसी की वजह से कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे अर्थमेटिक की। अगेन अर्थमेटिक इतनी टफ नहीं आती है। अर्थमेटिक बस इसलिए टफ लगती है, मैं बताता हूँ अर्थमेटिक टफ लगने का रीज़न। अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं और उन चैप्टर्स को डील ना करना पड़े कि भाई इतने सारे चैप्टर्स हैं, कौन डील करे इतने सारे चैप्टर। इस वजह से अर्थमेटिक टफ लगती है। बहुत लोग करते ही नहीं इतने सारे चैप्टर से डील। तो यही थी ऑल अबाउट द वीडियो। मतलब जो भी आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। बाकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो और उसको मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करो। मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि मॉक टेस्ट के बिना एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। बट मॉक टेस्ट से क्या है ना, चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही ऐसे समझ रहे हो एक्सपोज हो रखे तुम उसकी तरफ, मॉक टेस्ट के रियल एग्जामिनेशन की तरफ तुम पहले से ही एक्सपोज हो गए। ऐसा हवा नहीं लगेगा उस टाइम पे, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो यार, एग्जाम पास आ रहे हैं। अब तो कुछ वो भी नहीं है कि भाई अभी नोटिफिकेशन देखने को नहीं है। अब तो धड़ाधड़ एग्जाम आएंगे, प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम चालू हो जाए तो अभी प्रिपरेशन का टाइम है, अच्छे से कर लो और ऑल द बेस्ट। चलो बाय।